मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए। और 2-3 साल की उम्र से ही बच्चे बहुत खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं इधर उधर, फैमिली के साथ इन्वॉल्व होते हैं। मैं वैसी नहीं थी, मैं लोगों से दूर रहती थी, मैं बहुत डरी सहमी रहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं जो भी गुस्से में मेरे हाथ में आता था मैं उठा के फेंक देती थी, बहुत चीखती थी, बहुत ज़्यादा दहाड़ के रोया करती थी। और तब मम्मी पापा को इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद, मेरे डैड दिल्ली IIT से हैं, मेरी मम्मी एक बहुत जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है, उसके बावजूद मेरे मम्मी पापा को मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं थी कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होता है और इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। और जब मेरे साथ ये सब शुरू हुआ वो नहीं समझे क्या हुआ। उन्हें लगा कि शायद बच्चे को अटेंशन नहीं मिल रहा है एंड अटेंशन की वजह से शायद कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और 5 साल की उम्र में मुझे बता दिया गया था मैं अडॉप्टेड हूँ। फिर ऑब्वियसली 5 साल के बच्चे को नहीं समझ आएगा। फिर 7 साल की उम्र में मुझे दोबारा बताया गया कि मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। तो तब मुझे बस इतना समझ आया कहीं ना कहीं कि मैं जो हूँ वो मेरे मम्मी पापा मुझसे क्यों प्यार करेंगे, क्योंकि उनका खुद का एक बेटा है जो उनका सगा बेटा है। तो ऑब्वियसली मेरे अंदर बहुत नफरत आ गई अपने मम्मी पापा को लेकर, और मेरा ये सारा गुस्सा, अग्रेशन, मेरे अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ गया। और स्कूल तक आते आते मेरी पढ़ाई बहुत अफेक्ट होने लगी, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, मैं चीखती थी और मैं बहुत वायलेंट भी होती थी, कभी कभी हाथ भी उठा देती थी लोगों पर एंड स्पेशली पेरेंट्स पर, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा क्लोज भी अपने पेरेंट्स से ही हूँ। पर एक अडॉप्टेड चाइल्ड होने के बावजूद मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट किया, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया, जिस वजह से मैं शायद ठीक हो पाई। ऑल्सो क्योंकि मुझे भी धीरे धीरे जब एक्सेप्ट करने लगी मैं अपने आप को, तब समझ आने लगा कि मेंटल हेल्थ के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कितना जरूरी है। और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं पागल हूं या आप पागल हैं। कोई पागल नहीं होता और कोई परफेक्ट भी नहीं होता। हर किसी में अपने फ्लॉज होते हैं, अपनी चोटों के दिमाग पे जो चोटें लगती हैं बचपन में या लाइफ में, उससे ही आप ग्रो आउट करते हैं। और मैंने यही सब समझना शुरू किया कि मुझे क्या करना पड़ेगा ठीक होने के लिए। काउंसलिंग करती थी मैं हफ्ते में कभी 2 बार 3 बार जब जरूरत पड़ती थी। साइकियाट्रिस्ट से दवा लेती थी, एक दवा काम नहीं करी दूसरी दवा ली, तीसरी ली, पर मैं करती थी। और मम्मी पापा ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये चीज समझ पाऊं कि इन दवाइयों को लेना मेरे लिए कितना जरूरी है। कभी साइकियाट्रिस्ट किसी के घर पे नहीं आता। डॉक्टर राजीव मेहता द्वारका में ही सेक्टर पता नहीं 13 में शायद, वो मेरी उनको मम्मी ने बताया कि मेरी क्या कंडीशन है, और उसके बाद वो घर आए। उन्होंने काफी सारे सेशंस घर पे लिए जो कोई भी साइकियाट्रिस्ट कभी नहीं करेगा। मेरी जर्नी में एक ये भी बहुत अलग बात है कि एक साइकियाट्रिस्ट का घर आना और मुझे इस काबिल बनाना में आकर कि मैं उनके पास जा पाऊं कुछ टाइम बाद। 2014 में मैंने अपने आप को बहुत ही बुरी तरह हार्म किया था, जिसकी वजह से मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। और उस सुसाइड अटेम्प्ट के बाद मैंने अपने आप को 2 साल एक रूम में बंद कर लिया था, जहां मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं किसी से बोलचाल नहीं था मेरा, मुझे किसी का घर आना नहीं पसंद था, मुझे रोशनी नहीं पसंद थी अपने रूम में। पर मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। मैं एक ऑलमोस्ट 70-80 ईयर ओल्ड इंसान की तरह फील करती थी। मैं उठ नहीं पाती थी, मैं एक रिमोट नहीं उठा पाती थी, मैं अपना फोन नहीं उठा पाती थी, एक एसी चला नहीं पाती थी, पंखा चलाने के भी मुझे बाहर से हेल्प मांगनी पड़ती थी। और ऐसी जिंदगी कोई नहीं जीना चाहता। आई थिंक हमारे दादा नाना भी जब ये सब सफर करते हैं हम देखते हैं कितना बुरा लगता है। और 18 साल की उम्र में एक 80 साल जैसा फील करना, उससे बुरा आप क्या चाहोगे कि आपके आसपास के लोग चल फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नॉर्मली एक लाइफ जी रहे हैं, और आप परेशान हो, अपने आप के साथ जूझ रहे हो, आपका दिमाग फट रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका माइंड आपका कंट्रोल में नहीं है। बहुत बुरा लगता है। पर इस जर्नी ने, ये पूरी मेरी जो मेंटल हेल्थ सर्वाइवर की जर्नी है, इसने मुझे ये भी बताया कि सहर तुम अकेली नहीं हो। मैं आज तक 70 लोगों की मदद कर चुकी हूँ जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या मेंटल हेल्थ की बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, और उनके साथ खड़ी रही हूँ अपनी हेल्थ को भी झेलते हुए।
जो एक और अलग बहुत बात है मेरी इस जर्नी के बारे में। एंड मैं मानती हूँ कि जितना भी हो सके इस मेंटल हेल्थ के जो स्टिग्मा को है वो तोड़ना जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि लोग अगर मेंटली बीमार है तो वो हेल्प ले। इसका भी ट्रीटमेंट होता है, इसकी भी दवाइयां होती हैं, और ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं अगर आप प्रॉपरली थेरेपी लें, दवाइयां लें, डॉक्टर से बात करें, जो डॉक्टर बोले वो करें। क्योंकि मैं भी बहुत सीवियर पेशेंट रही हूँ और मैंने भी ये सबसे बाहर आई। पिछले 2 महीने पहले मैंने मम्मी को बोला कि मुझे अपनी बाइक लेकर दिल्ली से कश्मीर जाना है, और उसके बाद मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस फैलानी है ताकि मेरे जैसा ऐसा कोई भी पेशेंट सफर ना करे या कभी गिव अप सुसाइड करके ना कर दे। मैंने भी कोशिश की और बहुत बुरा लगता है। आप एक बार चले जाते हो, आपको नहीं पता आपके पीछे क्या छोड़कर जा रहे हो, आपकी फैमिली का क्या हाल है, आपके दोस्तों का क्या हाल है। बट अगर हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस फैलाकर, तो बात ही बदल जाएगी। जो सुसाइड लोग कर लेते हैं, गिव अप इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनको कोई समझता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। बाइक लेके आपने जो जर्नी शुरू की उसके बारे में थोड़ा बताया आप संक्षेप में। मैं दिल्ली से निकली थी 20 तारीख को, 20 अप्रैल को। और मैं दिल्ली से फिर पहले पंजाब गई, फिर मैं हिमाचल गई, फिर वहां से मैं जम्मू गई, फिर मैं कश्मीर गई। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं दिल्ली से बाहर बाइक चला रही थी, पहाड़ों पे चला रही थी, लैंडस्लाइड हो गई, पहाड़ में बर्फ थी, बारिश हुई, मैंने हर वेदर में चलाया। 3 बार मैं इस बाइक राइड पे गिर चुकी हूँ, मेरे 3 जगह चोट लगी थी, तब भी मैंने हर बार उठकर बाइक चलाई। और क्या बोलते हैं, मुझे 3 मेंटल ब्रेकडाउन हुए इस दौरान, उसके बावजूद मैंने ये जर्नी करी। के दौरान आपने लोगों को कहाँ क्या क्या बताया आपने? मैं लोगों से अपनी जर्नी के बारे में बताती, इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, अवेयरनेस फैलाना क्यों जरूरी है, और इसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। इस बारे में मैं बहुत स्कूल, कॉलेजेस, गांव, शहरों में, इंस्टीट्यूट्स में, एनजीओज में मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है। तो मैम आपने इस पे भी कुछ स्टडी वगैरह की है? नहीं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मेरी जो जर्नी है उसी के वजह से मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि जब एक कैंसर पेशेंट लोगों से बात करता है तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। तो बीइंग अ सर्वाइवर जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, उससे मैं बात करूंगी और वो मुझे सुनेगा, तो उसको एक उम्मीद मिलेगी एक जीने की और आगे लाइफ के गोल्स को टेक ऑन करने की। बाइक से ही निकलने की क्यों सोची आपने इस यात्रा के दौरान? क्योंकि लोग सोचते हैं कि लड़की बाइक नहीं चलाती, लड़कियों का काम घर बैठना होता है। तो मैं पहले तो ये सिग्मा तोड़ना चाहती थी कि मैं लड़की होकर भी सब कुछ कर सकती हूँ। और मेरी बाइक 210 किलो की है। आई हैव अ रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, एंड मैं उसको चलाकर ये सारी ट्रिप कर रही थी। फ्लाइट से भी कर सकती थी, बस से कर सकती थी, मेरे पीछे गाड़ी चल रही थी उसमें बैठ सकती थी। बट मेरा बाइक चलाकर ये करना एक अलग इम्पैक्ट आएगा लोगों पर, उनको उम्मीद आएगी कि कल को वो भी ये सब कर सकते हैं। 15 साल आप कह रहे डिप्रेशन में थे, 2 साल आप रूम में रहे, तो जब आप इससे बाहर निकले, इसके पीछे आपकी किसी ने हेल्प की, आपने आपको इम्प्रूव किया, कैसे किया वो? तो सर बहुत सारी दवाइयां ली मैंने, काउंसलिंग ली मैंने, ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली फ्रेंड्स, मम्मी के एनजीओ के लोग। देव भाई ने मुझे गुजरात में संभाला है। जब मैं अपनी स्कूलिंग कर रही थी अहमदाबाद में, कितनी बार होता था कि देव भाई मुझे हाईवे से रेस्क्यू करके लाते थे, या मैं कोई 7वीं मंजिल पे चढ़ के कूदना चाह रही हूँ तो वहां से मुझे रेस्क्यू करके लाते थे। और ये सारा सपोर्ट सिस्टम इसीलिए था क्योंकि मम्मी पापा ने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करी कि मुझे ऐसे इश्यूज हैं, और बहुत ओपनली इन चीजों के बारे में बात किया हमेशा। जिस उद्देश्य को लेकर आप निकले हैं उसमें कहां तक सफल मानते हैं आप अपने आप को? हम लोग बस एक दिन की और जर्नी बची है, बस रोहतक जा रहे हैं इसके बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और फिर वापस दिल्ली कल पहुंचेंगे शाम में। एंड आई थिंक 100% सक्सेसफुल है इतना सब कुछ होने के बाद इस जर्नी। कितने किलोमीटर की अभी हो चुकी है हमारी? एग्जैक्टली कहूँ तो 2800 कुछ की हो चुकी है। तो आई थिंक दिल्ली पहुंचते पहुंचते 3000 या 3100 तो हो जाएंगे। यात्रा के दौरान कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? काफी सारी, क्योंकि मैं एक बिल्कुल नए ग्रुप के साथ थी। मेरी सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ चल रहा था, ये सब मेरे लिए बहुत नए थे। देव भाई से मैं मिली हूँ काफी, बट इन द सेंस उनके साथ कभी रही नहीं हूँ, कभी ट्रैवल नहीं किया। नाजिन से भी मैं मिली हूँ पर मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। सैम भाई मेरे लिए बिल्कुल नए थे। एक महराज भाई थे, वो कश्मीर से थे, उनको भी जाना पड़ा किसी रीजन से। फिर कपिल भाई आए जम्मू से, उनको भी जाना पड़ा। पर ये सब मेरे लिए नया था।
और इस पूरी दौरान मेंटल हेल्थ में मैं बहुत डरती थी लोगों से। जैसे आपने बताया डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी जाना कई तरीके, किसी के साथ हादसा हो गया, कुछ ऐसी बातें, तो उसको लेकर भी बात करी भाई, जो भी अलग अलग एक्टिविटी, उनका दिमाग किस तरीके से वो डिप्रेशन में, उनको कैसे होता है? सर मैं तो ये नहीं कह पाऊंगी बिकॉज मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, पर लोगों को में लाइफ में ट्रॉमास होते हैं, किसी को सेक्सुअल अब्यूज होता है, किसी को हैरेसमेंट होता है, किसी को रैगिंग से हो जाता है, किसी को अपने आप को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है, डिसेबिलिटीज हो जाती हैं ऐसे, और समाज जैसे ट्रीट करता है ऐसे लोगों को, वो कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते हैं, और उनको कोई हिम्मत देने वाला भी नहीं होता है कि बेटा आप कर लोगे। उल्टा लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जज करते हैं, उसकी वजह से और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस पेशेंट डिप्रेशन का मीनिंग क्या समझो मैम? आज की व्यस्त जिंदगी में हर कोई मुझे डिप्रेशन में ही लगता है। सर डिप्रेशन में आप बहुत गुमसुम होते हैं, आप बात नहीं कर पाते, आप बाहर नहीं निकल पाते, आप अपने आप को बहुत आइसोलेटेड रखते हैं, आप सुसाइडल हो जाते हैं, आप बिल्कुल उम्मीद खो बैठते हैं लाइफ को लेकर। मैम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सहर हाशमी है। शहर हाशमी। सहर हाशमी। शहर जी, मैं एक वाक्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी है, उसमें एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके इंस्टा पे है जो 1 मिलियन ग्लोबल न्यूज, वो एमबीबीएस की है, जो वो स्टडी कर रही है। ये भी कोई मानसिक प्रॉब्लम है कि जिस तरह से टारगेट सेट किया गया वो नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया? बिल्कुल, बिकॉज लोग बहुत प्रेशर ले लेते हैं, और कोविड के बाद तो मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए हैं कि कोई हद नहीं। अब लोगों को लगता है कि ये मैंने उम्मीद किया या उसने कमिट किया लाइफ में कि मैं ये कर लूंगी, तो वो फिर जब वो उम्मीद नहीं पहुंच पाते हैं तो वो घबरा कर, लोगों से डर कर, जजमेंट से डर कर ये ऐसे कदम ले लेते हैं जो वो नहीं लेना चाहते। एक्सपेक्टेशंस भी एक मानसिक बीमारी, किस एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल ओवर एक्सपेक्टेशन से भी हो सकता है। मैं लोगों से इतने साल बहुत टाइम दूर रही, क्योंकि अगर मैं एक दोस्ती कर रही हूँ किसी से या मैं फैमिली में हूँ तो उनसे मैं 5 चीजें उम्मीद करूंगी और वो मुझसे 5 चीजें उम्मीद करेंगे। अब मैंने वो 5 चीजें उनके लिए कर दी, पर इन रिटर्न जब मुझे वो 5 चीजें चाहिए थी कि मुझे ब्रेक डाउन हो रहा है मेरा ध्यान रखो, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरा ख्याल रखो, या मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है, मैं लोनली हूँ, मेरे पास कोई हो, तब वो नहीं खड़े हो पाते, और इसलिए मैंने अपने आप को दूर रखा। और मैं मानती हूँ मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मैं जितना लोगों से दूर रहती हूँ उतना मैं खुश रहती हूँ, जितना मैं लोगों से उम्मीद कर बैठती हूँ मैं हमेशा परेशान होती हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा मैसअप हो जाती है हर बार। आप इनके साथ रहे हैं, आप इसके बारे में कुछ अनुभव बताएं। जी, मतलब ओवरऑल तो आपको शहर ने बताया, पर मेरा मानना है कि हमारा जो काम है, ये कैंपेन का जो काम है, वो समाज में मेंटल हेल्थ की बीमारी को, जिस तरीके से स्टिग्मा है, टैबू है हमारे समाज में, उसको तोड़ना। और ये एक जर्नी से शायद नहीं टूटेगा, बट हमेशा एक जुगनू का काम होता है उजाला फैलाना। उसी तरह शायद हम वो जुगनू ही हैं कि जो मेंटल हेल्थ की बीमारी को लोगों तक पहुंचा रहे, वो स्टिग्मा तोड़ रहे हैं। सेकेंड थिंग कि हम अगर अच्छे समाज की कल्पना करते हैं तो अच्छे समाज में लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी जरूरी है। अच्छी नहीं होगी तो वो समाज भी गलत दिशा में जाएगा, कोई ड्रग्स में जाएगा, कोई किसी और चीज में जाएगा। पर मेंटल हेल्थ जब ठीक होगी तो हम अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में आने वाला जो हमारी पीढ़ी है उसको हम अच्छा समाज लेके जा सकते हैं। तो हमारी ये बहुत छोटी सी कोशिश है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा हमारा देश है, उसमें हम जितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, और वो ये तो एक चैन की तरह है कि मैंने आपको बताया, आपके मीडिया संस्थान के जरिए आपके शहर में, आपके गांव में पहुंचा, उसी तरह लोगों में धीरे धीरे ये समझ बढ़ेगी कि मेंटल हेल्थ एक बीमारी है और वो दवाइयों से ठीक हो सकती है, ना कि कोई अंधश्रद्धा या किसी बाबा बुआ के पास जाने से। तो धीरे धीरे लोगों को वो समझ में आएगा, और डेफिनेटली एक दिन हम अच्छा समाज की जो कल्पना कर रहे हो समाज में हम देखेंगे उस समाज को। और मैं चाहूंगी कि ऐसे और मैं ट्रिप्स करूं, अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से बात करूं, क्योंकि उससे चेंज डेफिनेटली आएगा। इस ट्रिप पे मैं ऑलमोस्ट 3,000 लोगों तक पहुंचे हैं, और वो 3,000 लोग अगर एक इंसान को बता दे तो हम 6,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू भी हम पहुंच रहे हैं, मीडिया के थ्रू हम पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि थोड़ी समझ और थोड़ा सेंसिटिव बिहेवियर आएगा। मैम जैसे आपने बताया कि अभी अगर मान लीजिए कोई मोटिवेट वाला व्यक्ति किसी को मोटिवेट करता है तो वो 1 या 2 घंटे उसके बाद ऐसे नॉर्मल हो जाता है, तो लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा क्या करें कि लॉन्ग टाइम के लिए हम ना एक पेपर दे रहे हैं जहां भी बोल रहे हैं, उसमें बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं
जो मेंटल हेल्थ की इसके लिए ही है। वहां पे काउंसलर्स बैठे हैं, वहां पर साइकियाट्रिस्ट बैठे हैं, और वो लोग आपकी बात सुनेंगे। जब आपके पास कोई और नहीं होता तब आपके पास ये हेल्पलाइन नंबर्स होती हैं जो आप उनसे आप बात कर सकते हैं। उनको आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, एंड आप बिना जजमेंट का वो डर लेकर या बिना आपकी इज्जत को गिरा कर, वो सोच को हटाकर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और इनमें से एक जो कश्मीर लाइफलाइन है उसमें तो हम खुद जाकर आए हैं, उनसे भी हमने बात की कि उनको ऐसे कॉल्स अगर डेली आ रहे हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में बात करें, तो क्या वो अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं? क्योंकि आप जब ये सब सुनते हैं, प्रेशर कुकर थ्योरी एक मैं बहुत बोलती हूँ, अगर आप प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ाते हैं, आप उसको चलने देते हैं कि फट जाएगा एक समय पर वो, वैसे ही इंसान का दिमाग एक लिमिट तक झेल सकता है, वरना वो फटेगा। उसी को ब्रेक डाउन बोलते हैं। अगर आप वो चीज शेयर कर लेंगे सही टाइम पे, तब आप उस प्रेशर कुकर थ्योरी से बच जाएंगे और आपका दिमाग नहीं फटेगा, आपको ब्रेक डाउन नहीं होगा। अब मैं वही करती हूँ। अब मुझे पता है कि कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, कैसे ये बुरी सोच जो मेरे दिमाग में आती है सुसाइड करने की, उसको कंट्रोल करना है। और मैं अपने आप को अब ध्यान रख पाती हूँ क्योंकि मैंने ये सारी थेरेपी ली और ये सारी चीजें करी अपनी लाइफ में इस बनने के लिए आज जो मैं हूँ। तो मैम जैसे अभी बताया कि डिप्रेशन बहुत है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ टेंशन हो रही है डिप्रेशन में, तो ये योगा भी इसका हल हो सकता है? हाँ, कुछ लोग मानते हैं, मैंने कभी नहीं किया पर्सनली योगा, बट मेडिटेशन से दिमाग शांत होता है। ऑल्सो मैं जो चीजें एक्सपीरियंस करती हूँ, जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, तो एक आप बर्फ का क्यूब लीजिए, अपने हथेली में रखिए, बंद कर लीजिए मुट्ठी, और जैसे जैसे वो मेल्ट होता जाएगा वैसे वैसे आपका दिमाग भी शांत होता जाएगा। या अगर आपके पास बर्फ नहीं है, ठंडे पानी से आप अपना कंटिन्यूसली स्प्लैश करिए अपने मुंह पर, उससे भी आपका जो दिमाग है वो शांत होगा। आइसक्रीम खा लीजिए अगर आप कर सकते हैं, या फिर गहरी गहरी सांसें लीजिए, उससे भी आप शांत होंगे। बट ये आप तब कर सकते हैं जब आप उस काबिल है उस समय कि आप सोच पाए या कुछ कर पाए। मेरे वो हाल नहीं होते थे, अब है, अब मैं ये सब कर सकती हूँ। मैम तो आपका नाम सही है? जी, मेरा नाम नाज़नीन शेख है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। नाज़नीन जी, एक बात पूछना चाहता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ, जिस तरह से बहुत से प्रकार होते हैं, वेरियस टाइप होते हैं। अब एक बंदा आगे की तरफ जा रहा है जी, वो फिर बैक आ रहा है जी, वो फिर आगे की तरफ जा रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, इसको क्या बोलते हैं? ये भी कोई मानसिक प्रॉब्लम्स है? अगर हम मतलब पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी आप सभी का कि आपने हमारे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये अवेयरनेस को बढ़ाने का हमें मौका दिया। जो सवाल आपने किया वो हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहले हम जब तक हमारी इच्छा शक्ति सकारात्मक नहीं होगी तो हम ऑब्वियसली नकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए जो गांधी जी ने कहा है कि वैष्णव वजन तो तेने कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे। जब तक हम दूसरों की मदद करना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपनी भी मदद नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें अपने आप की भी मदद करनी चाहिए, और हमारे समाज के अंदर जितनी नकारात्मकता फैली है और जिसके असर से मतलब हमारे अंदर अभी हम जैसे ये जब था शेतकरी जो बैठे थे, हमारे किसान आंदोलन साथी जो बैठे थे, वहां पर भी गया, उनका मनोबल, क्योंकि उनकी भी मानसिकता कहीं ना कहीं खराब हुई है। तो हर इफेक्ट मतलब हमारे सिस्टम का हर एक इफेक्ट हमारे मानसिकता पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक रहकर हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह से फिट रहे इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूरी जो यंगस्टर्स है, जो युवा है, जैसे आपने बताया कि आप बहुत आहत हुए, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो ये हमारी एक जो अंदरूनी जो ह्यूमैनिटी है ना, जो इंसानियत है, वो है आप में, इसीलिए आपने दूसरों के बारे में सोचा। तो कहीं ना कहीं हमारी इंसानियत हमेशा जगती रहनी चाहिए और हम एक दूसरे का ख्याल रखकर इस जो हमारी जो सभ्यता है, हमारे वतन की शांति और उसके स्वास्थ्य के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, दुआ करेंगे कि हम भी पॉजिटिव रहे और हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें भी हम सकारात्मक विचार दे सकें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप क्यों नहीं बोले?